तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा ट्यूसडे फेवरेट डे होता है, जिस दिन हम अपने चक्रों के बारे में जानते हैं, मेडिकल वाइटल मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से हम अपनी एनर्जी को चेंज करके अपने आप को ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा खुश रख सकते हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है, हमारे विजडम का केंद्र। पर यहीं पर अगर उसमें कुछ अनबैलेंस हो जाए या ओवर एक्टिव हो जाए तो उसका जो डीमन इल्यूजन है वो हमारे धर्मा से हमें दूसरी तरफ ले जाता है। आज हम जानेंगे, डॉक्टर संगीता नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वेलकम 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 संगीता जी, वेलकम टू ज्ञान भारत। थैंक यू। थैंक यू ऑल डियर मास्टर्स। थैंक यू। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, पता है आपको। वो कहते हैं ना, कस्तूरी अंदर छुपी हुई होती है और पता नहीं लगता कि कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं इस धरती पर। तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो और जो मास्टर्स हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जस्सी मैडम भी साथ में जुड़ी हुई हैं, है ना। तो ये जो एक्सपेंशन है, जो आज का हमारा टॉपिक है ब्रू चक्र, इसको हम रोज चक्र, आप सब क्या समझते होंगे। आप देखो कि आपके अंदर से क्या फीलिंग आती कि अगर रोज चक्र मेरा बैलेंस्ड है तो मैं किस तरह के काम करती होंगी ना। क्योंकि रोज चक्र हम जिसको बोलते हैं कि हम ऐसे कहें कि अंजन अंजनी माँ, है ना, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, है ना। तो अंजनी पुत्र और पवन सुत नामा, तो इसका मतलब कि जिसका बियॉन्ड माइंड जो थर्ड आई एक्टिवेशन था और साथ में सांस कनेक्टेड था, तब किस चीज की उत्पत्ति होती है। हनुमान जी की उत्पत्ति हुई, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो कहने का मतलब ये है, अभी मैं शुरू करने से पहले, कि जो इस ज्ञान अग्नि को समझ लेता है, जो ब्रो चक्र को समझ लेता है और जो उस स्थिति में स्थिर हो जाता है, मतलब स्थिर होने का मतलब कि जैसे हम बोलते हैं सुख आसन, स्थिर आसन, जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाए, उसको हम स्थित प्रज्ञ भी बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ वो होता है कि जो कुछ भी होता रहे, है ना, कुछ भी होता रहे लेकिन उस वो स्टेबल रहता है। किसी भी तरह के सरकमस्टांसिस आ जाए लेकिन उस वो स्टेबल रहेगा वो पर्सन। और जब हम ध्यान करते हैं तो हम सब मास्टर्स जो ध्यान करने के बाद धीरे धीरे जो पोर्टल्स खुलते हैं, और धीरे धीरे पोर्टल्स खुलने के बाद ये बात समझ आने लगती है कि हम धीरे धीरे ऊंची स्थिति में जा रहे हैं। नीचे से मूलाधार से लेके धीरे धीरे हम ऊंची स्थिति में जाएंगे। तो जैसे कि हमने हृदय चक्र के बारे में बात की थी कि हम कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमने बताई, इसी तरह इसमें भी एक एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से हम ऊंची स्थिति में जा सकते हैं। तो वो जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो अलग रहेगा, लेकिन इसको मैंने साथ में इसलिए जोड़ा कि जब आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो हम सात चक्रा की जो प्रैक्टिस करेंगे, जब सात चक्र खत्म होंगे हमारे एक्सप्लेन होने, और प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं जो हम बताएंगे विद पेशेंट स्टडीज के साथ, तब आपको पता लगेगा कि कितना महत्व है इन चक्रास की प्रैक्टिस करना। और इन चक्रास की प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपनी स्थिति को ऊंची कैसे लेकर जा सकते हो। और ब्रो चक्र क्यों चुना? मैं एक डायलेमा में थी कि मुझे लग रहा था कि मैं पहले मणिपुर लूं या विशुद्धि लूं। तो ऑटोमेटिकली जब हृदय चक्र की बात हो रही थी तो मैंने एक स्लाइड बनाई है उसमें कि हृदय चक्र में के बाद हमारा जितना भी 80% इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन में जाता है।
जैसी भी फीलिंग होती है हमें, वो जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स हमारी ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। और ब्रेन इंटरप्रेट नहीं करता, आपका जो ब्रो चक्र है वो हृदय चक्र के साथ कोहेरेंस डेवलप करता है, या इम्बैलेंस होता है। जैसे कि आपने भी कहा अभी कि इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, और इम्बैलेंस होने से भी उसके क्या नुकसान हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। और आज के एपिसोड में हम बेसिक जानेंगे कि क्यों मैंने कहा कि रिमेम्बरिंग ऑफ धर्मा साथ में क्यों मैंने ब्रो चक्र के साथ ऐड किया। तो ब्रो चक्र जो हमारा दो पेटल्स हैं, और दो पेटल्स और हमारी दोनों आंखें जो हम जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी भौतिक स्तर पे जो हम देख सकते हैं, जितनी दूरी तक देख सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं देख सकते, लिमिटेशन है फिजिकल आइज की। और उसके बाद जो दूसरी आंख होती है, जो मन की आंखें होती है, उसका भी एक लिमिटेशन है, वो मन के अंदर ही उलझ के रह जाता है। पहली आंख कौन सी है, हमारी भौतिक स्तर पे जो आंखें हैं वो एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा वो देख नहीं सकती। अब आप देखते जाइए धीरे धीरे कि हम कितना कई बार दिमाग लगाते हैं, कितना दिमाग लगाते, कितनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन एट लास्ट हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब हमें शायद इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हमारी जिंदगी में आती हैं। हम ये सोचते हैं कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे अपनी बुद्धि लगा के, हम पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये ब्रो चक्र है ना, ये हमें बता देता है कि ज्ञान जो है वो एक अनकॉन्शियस अनलिमिटेड फील्ड है, पोटेंशियल फील्ड है, जिसका कोई भी एक पोर्टल खुल जाएगा तो हम उस पोर्टल को तो जान पाएंगे। जैसे हमने उस दिन भी बात की थी कि जो रुडोल्फ स्टीनर हैं, एचपी बेलेविट्स्की हैं, जितने भी हमारे बुद्धा हैं, भगवान कृष्ण हैं, ये जैसे जैसे जो जो एक्सपीरियंस लेते चले गए ऊपर की तरफ, तो हमें जितनी जितनी चीजों का पता लगता जा रहा है, जैसे भगवान कृष्ण का पता लगा, बुद्धा का पता लगा, इनफाइनाइट पोर्टल्स हैं, जो चीजें अभी हमें पता भी नहीं है, इनफाइनाइट है। हम जो जो चीजें हम जान पा रहे हैं वो बहुत ही एक कण मात्र ही है, इससे बड़ा नहीं है। ये प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना, ये ब्रो चक्र से अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो जो ब्रो चक्र है वो एक हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, जब हम मेडिटेशन के माध्यम से, या हम स्वाध्याय के माध्यम से, या हम किसी गुरु के साथ बैठते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम बहुत सीमित क्षेत्र में काम करते हैं। तो हृदय चक्र के पास जो भी मैसेज आता है वो हमारे ऊपर ब्रो चक्र तक आते आते हमारे पूरे ब्रेन और मनस मनस के, जो हमारे चारों तरफ, जो हमने एस्ट्रल पार्ट बॉडी की बात की थी, एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, वाइटल बॉडी है, ये सब बॉडीज आपके साथ अभी भी हैं और हमेशा रहती हैं। बिफोर डेथ हमारे पास ये सारी बॉडीज होती हैं, बस बनिस्पत के हम इनकी प्रैक्टिस करें तब। तो जो ब्रो चक्र है उसमें धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है कि दो हमारी फिजिकल आईज हो गई, एक हमारी मन की आंख हो गई, जो तीसरी आंख जिसको हम बोलते हैं वो हमारी ज्ञान चक्षु होता है। तो जो ज्ञान चक्षु होता है वही हमारा ब्रो चक्र माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जैसे ही आप मन से अपने उस लोअर माइंड से उस हायर माइंड की तरफ जाते हो, लोअर माइंड से हायर माइंड की तरफ जाते हो, मतलब कि झगड़ा हो रहा है, मान लो लोअर माइंड और हायर माइंड में क्या फर्क है। मान लो कि हमारे घर में कोई झगड़ा है या कोई बहस हो गई, धीरे धीरे हमारा लोअर माइंड एक बार तो बहस करेगा, झगड़ा करेगा, हम चिल्लाएंगे, उसको डांटेंगे, जिस तरीके से झगड़ा होता है एक दूसरे के साथ, हमारी कन्वर्सेशन होगी, बिगड़ भी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये झगड़ा होगा, उसके बाद जो हमारा लोअर माइंड है उसके पीछे जो हमारा हायर माइंड है, ब्रो चक्र है,
उसके अंदर से कुछ कुछ वॉइसेस आएंगी, और वो वॉइसेस ये कहेंगी कि मैं चुप भी रह सकता था, और मैं एक सही तरीके से जवाब भी दे सकता था, और हो सकता है कि मैं चुप भी हो जाता, और मैं इसको और भी समझदारी से इस सिचुएशन को टैकल कर सकता। ये है हमारा अपलिफ्टमेंट ऑफ फ्रॉम लोअर माइंड टू हायर माइंड। ये अपलिफ्टमेंट है, जहां पे ब्रो चक्र हमारा ओपन होने लगता है, एक्सपैंड होने लगता है, काम करने लगता है। और जब हम काम करने लगते हैं ब्रो चक्रा के साथ, तो हमारे अंदर धीरे धीरे वो पेशेंस, हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी धीरे धीरे आने लगती है, और हमारा ज्ञान चक्षु ऑटोमेटिकली खुलने लगता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास एक स्टूडेंट आई, गायत्री नाम की, तो वो मेरे को कहने लगी कि मैम आप ये बताओ कि मैं ना जब ओपीडी में बैठती हूँ तो मेरे को वात पित्त कफ या मैं कैसी प्रकृति को पहचानूं। तो मैंने उसको कहा कि मैं अभी 5 मिनट के बाद आपको जवाब देती हूँ, मैं एक बार खाना खा लूँ, क्योंकि एक मीटिंग थी तो फटाफट मैं मीटिंग से आई, तो मैं खाना खाना चाहती हूँ। तो मैं कहा तुम भी खाना खाती हो तो ठीक है, नहीं तो तुम 5 मिनट के बाद। उसके बाद एक नेक्स्ट और मेरा शेड्यूल था, तो वो 5 मिनट के बाद आई, और उसने मेरे से बहुत ही प्यार से पूछा कि आज आप मुझे जितना बता सकते हो बता दो। तो मैं अब वो बताना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए वो किस प्रकृति की स्टूडेंट थी, क्या सत्व थी, क्या रजस थी, या तमस थी। क्योंकि यहाँ पे ब्रो चक्रा में हमारा सत्व रज और तम तीनों चीजें प्रभावित होती। तो मैंने उसको कहा कि तू वेट कर, तू खुद बता कि तू सतुगुनी है, रजोगुनी है, या सत्व और रजोगुनी है, या रजो और तमोगुनी। आप डिसाइड करो, आप मुझे बताओ। तो वो नहीं बता पाई। तो मैंने कहा कि देखो तुम, मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से 5 मिनट के बाद आओ, मैं खाना खा लेती हूँ, तो ये कौन सा गुण है। अब हमें अपने अंदर भी टेस्ट करना है कि ये कौन सा गुण है, कि ये सतुगुण है। अब वो मेरे पास कई दिन से आ रही है, तो ये रजोगुण है, क्योंकि उसको सीखने की इच्छा है, ये रजोगुण है। तो जब हमारा रोह चक्र एक्टिवेट होता है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस के बेस पे हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती है। ब्रो चक्र ऐसे एक्टिवेट नहीं होता। ब्रो चक्र एक्टिवेट होता है हमारे योगिक प्रैक्टिसेस करने से, हमारे स्वाध्याय से, और जो यम और नियम है इन दोनों के फॉलो करने से, धीरे धीरे फॉलो करने से, एकदम से नहीं होता। जैसे मैं बोलूं अस्ते और अपरिग्रह, आस्ते और अपरिग्रह इसी के अंदर आते हैं ब्रो चक्र में। अपरिग्रह होता है संग्रह ना करना। अब आप देखो, फॉलो करो, देखो आप कितनी चीजों का संग्रह करते हो। अगर आप संग्रह कर रहे हो तो फिर आप उस ज्ञान चक्षु तक नहीं पहुंचे। संग्रह करके मान लो आपके पास है और आप बांट नहीं रहे हो, तो भी ज्ञान चक्षु ओपन नहीं हो। प्रैक्टिकल बात है, बात अब इंफॉर्मेशन की नहीं है, बात ये भी नहीं है, ईगो की भी बात नहीं है। अब मुझे जो जो चीजें याद आती जा रही है, मैं वो साथ के साथ बताती जा रही हूँ। अब मुझे साथ में एक और चीज क्लिक हुई कि जैसे रोज चक्र जब एक्टिवेट होने लगता है, किसी के पास ज्ञान आने लगता है, तो उसके पास ईगो भी आने लगता है। तमोगुनी के पास नहीं आएगा, और रजोगुनी के पास भी इतना नहीं आएगा जितना सतुगुनी के पास। सतुगुण में ईगो आने लगता है, उसको ये पता लगने लगता है कि मैं तो अब मेरे पास ज्ञान बढ़ता जा रहा है, तो ईगो डिस्टर्ब करता है। तो ब्रो चक्र इतना इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि उसको हम बैलेंस कैसे करें। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ही ईगो आएगा उसके अंदर वो एक जो इगोइज्म है, वो इगोइज्म एक नेगेटिव जो सर्किट है वो डेवलप करना शुरू करेगा कि मेरे को ज्यादा पता है, उसको मेरे सामने वाले को नहीं पता। तो ज्ञान जब आता है तो धीरे धीरे ईगो डेवलप होता है, और वो दिखाई देता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। वो ऑटोमेटिकली दूसरे व्यक्ति को समझ आता है कि इसके पास देखो ज्ञान है ना, और इसके पास, जैसे एग्जाम्पल ही देते हैं कि हमारे ही डिपार्टमेंट में
मेरे पास जो है वो आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जिसमें हर्ब्स के ऊपर रिसर्चेस होती है। ओके, एक गायनी डिपार्टमेंट है, एक सर्जरी डिपार्टमेंट है, अब एक सिद्धांत डिपार्टमेंट है। जैसे कि एमए हिंदी हो गई, एमए इंग्लिश हो गई, एमए साइंस हो गई, एमए ज्योग्राफी हो गई। तो एमए हिंदी वाला आप लोगों को लगेगा कि बहुत वीक वाला पार्ट है, जबकि एमए हिंदी है, वो एमए इंग्लिश है। आपको लगेगा कि हिंदी क्या, कुछ नहीं, एमए इंग्लिश ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना ये। अब जो एमए इंग्लिश होगा उसके मन के अंदर वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा कि मेरे पास इंग्लिश का महत्व ज्यादा है और हिंदी वाले का कोई वैल्यू नहीं। ये ईगो है, ये ऑटोमेटिकली जिसका ब्रो चक्र धीरे धीरे वो एनर्जी बाहर डिप्लीट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली जब ब्रो चक्र की एनर्जी लूज होती है तो बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें ब्रो चक्र से हैं। ऐसे ही अगर मेरा डिपार्टमेंट है जिसमें मैं क्लिनिकली ना करके मैं हर्ब्स के ऊपर ही रिसर्च करती हूँ, लेकिन जो एक क्लिनिकल सब्जेक्ट वाला डॉक्टर है वो ही कहेगा कि हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्लिनिकल करते हैं। ये सब जगह ये स्थिति ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये क्लिनिकल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत वाला ये कहेगा क्यों भाई मेरा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं, द्रव्य वाला कहेगा कि हमारा तो और भी ज्यादा है क्योंकि बिना दवाइयों के तो चिकित्सा हो ही नहीं सकती। ये वो करेगा जिसको अभी उसका जो ब्रो चक्र है वो इम्बेलेंस है, ईगो आ चुका है जिसके पास। तो हम अब ये जानेंगे, मैंने स्लाइड तैयार की है कि किस तरीके से हम ब्रो चक्र को, उसकी जो थ्योरी है वो समझे, और साथ में रिमेम्बरिंग ऑफ धर्मा। धर्मा की डेफिनेशन, जो धर्म है उसकी डेफिनेशन आप अपने मन में इंटरप्रेट करके देखिए कि आप धर्म की क्या डेफिनेशन देंगे। तो जो भगवत गीता है उसमें, भगवत गीता में ये लिखा है कि एक जो योगी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक योगी होता है वो धर्म का पालन करता है। जो एक योगी होता है वो धर्म का पालन कर सकता है। पूरी भगवत गीता इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। हर चैप्टर में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि तुम योगी बनो, तुम योगी बनो, तभी तुम अधर्म और धर्म के बीच का डिफरेंस करना सीख पाओ। तुम योगी बनो, हे हे अर्जुन, ना ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ब्रो चक्र ओपन नहीं था। और 1000 सीड्स ऑफ जॉय में अगर आप यही कहानी पढ़ेंगे तो उसमें 1000 सीड्स ऑफ जॉय में आनंदा करुणेश ने बताया है कि कौरव और पांडव, कौरव जो थे वो एक मिड की स्टेज में थे, मिड मिड की स्टेज में थे, और जो पांडव थे वो अभी चाइल्डहुड, मतलब उनकी सोल ज्यादा मेच्योर नहीं हुई थी। तो जैसे जैसे हम मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, मेच्योरिटी का मतलब लालच ज्यादा आता है, ज्ञान बढ़ने लगता है, ज्ञान बढ़ने लगता है तो लॉजिकल माइंड ज्यादा चलने लगता है, ड्युअलिटी ज्यादा आती है, हम एक सही तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उस ड्युअलिटी में फंसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो एक चाइल्डहुड स्टेज में थे जो पांडव थे, मतलब चाइल्डहुड का मतलब इनोसेंसी थी, इनोसेंट थे वो। और जो कौरव थे वो मिड स्टेज में पहुंच चुके थे। अब इसको हम कैसे समझेंगे? बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया बात करते करते कि कौरव और पांडव में डिफरेंस, हमें, हम जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक इन्फेंट सोल, एक बेबी सोल है, एक यंग सोल है, एक मेच्योर सोल है ना। जैसे जैसे हम बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ी पे जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर तमस से रजस गुण, जब रजस गुण बढ़ता है तो वो रजस के फील्ड में थे। तो रजस का जो फील्ड होता है, इधर से भी हथियार लेना, इधर से भी हथियार लेना, इधर से भी ले लेना, इधर से भी ले लेना। तो ये सोल जर्नी है, सोल जर्नी। पांडव और
कौरवों में हम बुरा नहीं कह सकते। वो बुरा कहने का मतलब है कि सिर्फ एक डिफरेंशिएट करना कि वो अधर्म के रास्ते पे थे और वो धर्म के रास्ते पे चलना चाहता था अर्जुन के माध्यम से पांडव। ये जर्नी है। जैसे हमारे पास भी कोई कष्ट आता है, तो वो अगर कष्ट आ गया तो इसका मतलब हमारी जो जर्नीज हैं वो तमस से रजस से होते हुए सत्व से होते हुए शुद्ध सात्विक में जाएंगे। जर्नीज सोल की जर्नी है। तो सोल की जर्नी में अच्छे और बुरे की परिभाषा नहीं होती। हर किसी की लाइफ में ये जो चक्रास है धीरे धीरे ओपन होते हैं। अब रो चक्र ओपन था, लेकिन उसका नेवल चक्र रावण का ओपन नहीं था। ईगो बहुत था। तो ये जो नेवल एरिया है वो ईगो ईगो को दर्शाता है। वो हम आगे उसको डिटेल में बात करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जिसके पास जो ज्ञान का पोर्टल खुलता है, जिसके पास वो ब्रो चक्र एक बैलेंसिंग नेचर में आता है या एनर्जी को डिप्लीट करता है, एनर्जी डिप्लीट होती है। मान लो एस्ट्रली, अब हम प्रैक्टिकल बात करें, मान लो मेरे को सारी भगवत गीता याद है, मान लो, और एक भगवत गीता का सम्मेलन हो रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सब अपनी अपनी भाषा में भगवत गीता को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर वो इंटरप्रिटेशन चल रही है कि देखो शायद मैं इससे अच्छा बोल सकती हूँ। ये क्या है? तो कुछ भी नहीं है, अंदर इंटरप्रिटेशन चल रही है। जब इंटरप्रिटेशन चलती है तो इसमें मेरे को ये बात समझ आ रही है कि मैं किस स्थिति में कहाँ पर हूँ, किस स्थिति में मैं अपने आप को अंदर सोच रही हूँ। एस्ट्रल बॉडी में मेरे चारों तरफ वो विचार आ रहे हैं, और मेरे विचार आते 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 मेरा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, वो ब्रीदिंग प्रोसेस उसी तरीके से होगा जैसा मेरा एस्ट्रल फील्ड बन रहा है। विद इन 5-10 आधे घंटे में, 1 घंटे में मेरा वो जो फील्ड बनेगा, जब मेरी बारी आएगी स्टेज पे जाने की, तो मैं उस स्टेज पे जाके उसी पैटर्न में ही बात करूंगी भगवत गीता की। ऐसा लगेगा कि मेरे को ज्यादा आता है और दूसरे को कम आता है, या दूसरे को दूसरे तरीके से आता है, मैं शायद ज्यादा और अच्छा बता सकती हूँ। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रो चक्र के बारे में उसकी ऐसे दूसरे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बात कर, प्रैक्टिकल बात कर। और ये जो स्थिति है, ये जो टेस्ट है, ये हमारे पास हर पल आता है। मान लो, और एक एग्जांपल लेते हैं घर का। मैं बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ, और अब हम फ्रेंड सर्कल में एक पार्टी है, और बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ मैं। तो अब मेरे फ्रेंड ने हलवा बनाया, उसने कहा कि चल तू और काम कर ले, मैं बना देती हूँ। अब मेरे को ये लग रहा है कि नहीं नहीं, हलवा तो मैं ही बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये क्या है? ब्रो चक्र चल रहा है, ईगो साथ में, एस्ट्रल बॉडी में, सब वो थॉट प्रोसेस, सब फीलिंग्स तैयार हो रही है। अब उसने बना के जब सबको रखा, परोसा, तो बात आई कि अरे तेरे जैसा तो नहीं है। एक फ्रेंड बोलेगी, एक कहेगी नहीं नहीं, अच्छा है, ठीक है। लेकिन अंदर मेरी एस्ट्रल बॉडी के अंदर क्या फ्रेम हो रहा है? मेरी एस्ट्रल बॉडी में और मेरी वाइटल बॉडी में फ्रेमिंग हो रही है कि मैं अच्छा हलवा बना सकती थी, जब मैं बनाती तो और अच्छा होता, मेरी बड़ाई होती। तो रोज चक्र क्या करते हैं? जब आपके पास ज्ञान आता है, आप हलवे की परफेक्शन में हो या आपको कोई किताब की परफेक्शन है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके चारों तरफ वो फील्ड तैयार होने लगता है और ईगो डेवलप होता है। ज्ञान ज्ञान जैसे जैसे आएगा आपके पास ईगो आएगा। ये टेस्टिंग टाइम होता है जिसके पास ज्ञान आने लगता है। तो हम ब्रो चक्र को अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन पिक्चर्स के माध्यम से, कि हम किस प्रकार से पूरी ब्रेन के पास और चारों तरफ जो हमारा मेंटल फील्ड है, क्योंकि ब्रो चक्र में मेंटल फील्ड भी इन्वॉल्व हो जाता है वाइटल बॉडी के साथ। रीजन कि हमने जो पीछे हृदय चक्र की बात की थी, तो हृदय चक्र में ये बात की थी कि जो मन है, जो सोल है, जो आत्मा है, और जो इंद्रियां हैं, ये इसका स्थान कहाँ है?
हृदय है, लेकिन मन का जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ है? वो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है। तो मन का जो स्थान है, जो जहाँ पे वो रेस्ट करता है, वो हृदय है। लेकिन मन का जो कार्य क्षेत्र है, जो इंद्रियों के साथ मिलके जो काम करता है, वो हमारा ब्रेन है। और ब्रेन का मतलब हमारे दो चक्रास यहाँ पे आते हैं। हमारा रोह चक्र आता है और हमारा सहस्रार आता है। मैं आपको एक और हमारे ही यहीं से किसी ने मेरे को फोन किया कि मेरा बेटा है, हमारी कोई मास्टर है यहाँ पे, मेडिटेशन में इन्वॉल्व होती हैं, शायद ज्ञान भारत में ही है। और मेरे पास मैसेज आया उनका कि मेरे बेटे का ये जो ईयर है, यहाँ पे ना एक उसको गांठ बन गई थी। और उसका डॉक्टर्स ने कहा कि इसको यहाँ से आप जो है निकलवा लीजिए सर्जरी करके, और ये ठीक हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वो सर्जरी करी, उसके बाद वो बढ़ गई। तीसरी बार सर्जरी करी तो और ज्यादा बड़ी हो गई। तो ये लोब्यूल जो होता है, इसको भी मैं साथ में इसलिए ऐड कर रही हूँ, फिर याद रहेगा नहीं रहेगा। तो ये जो लोब्यूल है, ये नीचे वाला, ये सहस्र चक्र, सहस्रार को दिखाता है। ये नीचे का जो लोब्यूल होता है, इसीलिए यहाँ पे हम, ये हमारा करण वेद संस्कार होता था। पहले करण वेद संस्कार होता था कि बच्चा जब 1-1.5 साल का होता है, तो उसके बाद कान छिदवा दिए जाते थे, क्योंकि ताकि वो बैलेंसिंग ऑफ सहस्रार। तो उसका सहस्रार ज्यादा, उसका ओपन हो गया, थॉट प्रोसेस ज्यादा थे, उसका वर्किंग कंडीशन ऐसा था। तो अब हमने उसको बताया, सजेस्ट किया कि आपका जो सहस्रार है वो ओपन है, बहुत सारी एनर्जी उससे निकल रही है, और आपको फिर ऑयल अप्लाई करना है। शिरोपिचू उसको बताया, सजेस्ट किया। लेट अस सी कि देखते हैं क्या होता है। अभी रिसेंटली ही 1 हफ्ता की बात है, 1 हफ्ता पहले की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चक्र का अपना इम्पोर्टेंस है। और बात वहीं पे आके रुक जाएगी जहां पर हम एक नॉलेज तो लेते हैं, इंफॉर्मेशन तो लेते हैं, लेकिन क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज को निभा पाते हैं, नहीं निभा पाते। यही हमारी लर्निंग, यही लर्निंग है। और ये लर्निंग इतनी जरूरी है क्योंकि ब्रो चक्र, मतलब आप समझिए कि हमारा पूरा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है। और फिर हमारा सहस्रार चक्र है जिसमें हमारे हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो हम अब स्लाइड के माध्यम से चलते हैं, वन बाय वन, ताकि हम आराम आराम से इसको समझ सकें। तो आप देख रहे हैं इस पे कि जो दोनों आंखों के बीच में हमारा जो भौतिक आंखें होती हैं और मन की जो आंखें होती हैं, तीसरी आंख को ब्रो चक्र का ही हिस्सा माना जाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 पेटल्स हैं, और 2 पेटल्स इस बात का प्रतीक है कि हम अपने आप को बैलेंस कैसे रख पाए, स्थित प्रज्ञा की स्थिति में कैसे रख पाए अपने आप को। और ये जो दोनों पेटल्स हैं, ये श और ह को भी दर्शाती हैं। जैसे आप, हमने पहले दूसरे एपिसोड में बात की थी कि जब आप सांस अंदर भरते हैं तो किस चीज की आवाज आती है? स की आवाज आती है। और जब आप सांस को छोड़ते हैं, प्रैक्टिस करके देखिए साथ के साथ, जब आप सांस को छोड़ते हैं तो ह की आवाज आती है। स और ह की आवाज से श मिल मिलके बनता है, श बनता है। तो इसी को हम केवल कुंभक भी बोलते हैं। केवल कुंभक का मतलब, जब आप इस स्थिति में, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाते हैं, तो आप केवल कुंभक की स्थिति में आ जाते हैं। केवल कुंभक का मतलब है कि आप बहुत ही बैलेंसिंग वे से सांसों को ऑटोमेटिकली लेते रहेंगे। ना आपकी सांस तेज होगी, ना धीरे होगी। केवल कुंभक की स्थिति में ही आप रहने लग जाएंगे। जो ऋषि मुनि हैं, वो सिर्फ केवल कुंभक की स्थिति में ही रहते थे, क्योंकि उनका जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति थी, वो जो थर्ड आई है, उसी में वो स्थित रहते थे। उससे नीचे की तरफ उनकी ट्रेवलिंग नहीं होती थी। और यही हमारा भी एक टेस्ट है कि क्या हम अपने आप को उस स्थिति में रख पाते हैं या नहीं रख पाते। और ये एक ऐसा ब्रिज है जहां से आप हायर कॉन्शियसनेस, या जो हम सोल एंड स्पिरिट,
का जो भेद है वो यहीं से शुरू होता है। ये सोल है और जो स्पिरिट है वो ऊपर की तरफ, तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये पार्ट बताने का मतलब सिंपल इतना है कि आपको एक एक रिवीजन के तौर पे जो सबसे पहला आप शब्द देख रहे हैं, आदि, अनुपादका और आत्मिक, निर्वाण और बौद्धिक, इंट्यूशंस, और उसके बाद हायर हेवन, लोअर हेवन, एस्ट्रल एंड फिजिकल। आदि का मतलब क्या है? आदि का मतलब है कि जब हम नथिंगनेस में पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, दोबारा से जन्म होना ही नहीं, हम कॉन्शियसनेस की स्टेट में ही रहेंगे। आदि का मतलब है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ चेतनता है, कुछ भी नहीं है। ये नीचे डाउनवर्ड जाने की भी जर्नी है और ऊपर आने की भी जर्नी है। आदि, और उसके बाद अनुपादका। अनुपादका वो होता है जहां पर हम दो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। जब हम वापस जाते हैं मृत्यु के बाद, जब हम वापस जाते हैं तो दो पार्ट, जहां पे, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे, ये बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस की स्थिति है अनुपादका। बियॉन्ड टाइम और स्पेस का मतलब है कि ना यहाँ पे समय और ना ही यहाँ पर स्पेस, मतलब कि आपका भौतिक स्तर का कोई लिमिटेशन नहीं है आदि और अनुपादका में, दो जगह पे। जैसे कि पुरुष और प्रकृति बोलते हैं, राधा या कृष्ण आप इसको कह सकते हैं, कि जहां पे बियॉन्ड टाइम की बात है। आदि और अनुपादका दो स्थितियां ऐसी हैं जहां पे फिर सिल्वर और गोल्डन कोड खत्म हो जाती है, ना सिल्वर कोड रहती है ना फिर गोल्डन कोड, खत्म हो जाती है। उससे नीचे जो निर्वाण की स्थिति है, आत्मिक, जो आत्मिक है और जो नीचे बौद्धिक है, बौद्धिक आएगा हमारा ब्रो में, और जो आत्मिक आएगा वो हमारा आएगा सहस्रा। बौद्धिक का मतलब यह है कि जो आपका ज्ञान चक्षु है वो आपका खुलने लगता है। और ज्ञान चक्षु, जैसे कि नीता मैम, आप बहुत सारे मास्टर्स की जर्नीज बताते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा निर्वाण का क्षेत्र है, जहां पर जब हमारा ज्ञान चक्षु खुलता है, जब मास्टर्स ऑटोमेटिकली हमें आज्ञा देते हैं, ये आज्ञा चक्र है, आज्ञा देते हैं कि अब आप यहाँ इस स्थिति में है कि आप ये हमारी जो यूनिवर्सल जो जर्नीज हैं उसको आप आराम से दूसरे लोगों को बता सकते हैं। तो ये हमारा निर्वाणिक पार्ट है, आत्मिक पार्ट है, जो हमारा ब्रो चक्र है। उससे ऊपर सहस्रार है, ये बौद्धिक पार्ट है, सॉरी। बौद्धिक में इंट्यूशंस आती हैं, जिसको कि हम बहुत आगे जब जाएंगे, इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे, तब हम जाके चैनलिंग को समझ पाएंगे। चैनलिंग इतना आसान नहीं है, हम बोलते हैं चैनल हो रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होता चैनल। चैनलिंग के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस चाहिए होता है। तो जो इंट्यूशंस हैं, इंट्यूशंस के बाद जो, अगर आपका मन खाली है, इसीलिए माइंडफुलनेस से ज्यादा बेटर ये है कि एम्प्टीनेस, ना, थॉट फ्री स्टेट। थॉट फ्री स्टेट क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट आपका इंट्यूशन से आपकी नीचे जो प्राण में शरीर है उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी बनेगी, अगर आपका मन स्थिर है, मन में थॉट फ्री स्टेट है। इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार जब हम ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हम अवेयरनेस की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, तो ये बौद्धिक स्टेट है जहां पे हमारी इंट्यूशंस तभी आती हैं जब हम न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं। अदरवाइज इंट्यूशंस आने का मतलब ही नहीं है। इंट्यूशंस आएंगी, वो एकदम से हमारे ऊपर, वो ईगो उसको कवर कर लेगा। इंट्यूशंस आएंगे लेकिन ईगो फिर से कवर कर ले। इंट्यूशन आई, हमें ऐसे करने, एकदम से ईगो आ जाएगा। जो हमारी ईगो का जो पार्ट है वो एकदम से कवर करता है, क्योंकि हम बार 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 मन के अंदर जाते हैं, मन और साथ में नीचे जो एस्ट्रल बॉडी है। क्यों? रीजन क्या है कि जो जर्नीज है हमारी, जब तमस और रजस में जब हम आते हैं तो हमारा एनिमल वाला जो बिहेवियर है, जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है, उसका असर ज्यादा होता है ना। जैसे आप देखो कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कुछ जो फीमेल्स होती हैं, वो ऐसे बॉडी बिल्ड होती हैं उनकी,
बड़ी उनको लगता है कि भी पास्ट लाइफ में वो मेल रहे होंगे पक्का, तो इस लाइफ में उनको एक फीमेल बॉडी मिली है। तो फीमेल बॉडी के तरीके से वो कुछ लड़कियां हैं जो सिर्फ पैंट शर्ट डालती हैं, है ना, वो सूट नहीं डालती। कॉलेज में भी आपने देखा होगा अपनी फ्रेंड सर्कल में, कुछ हैं जो सिर्फ पैंट शर्ट डालती है, बाल कटे हुए होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो बड़ी सजती हैं। है तो अब ये हमें उसकी पास्ट लाइफ का पता लग रहा है कि वो पास्ट लाइफ में किस तरह का, कहाँ से आई होंगी, क्यों उसने एक फीमेल बॉडी को चुना, है ना। किसी किसी की आवाज इतनी मोटी होती है, और किसी किसी का जो बिहेवियर है वो पास्ट लाइफ को लेके वो उसके स्वरूप में आ जाता है कि अगर वो मेल रहे हैं तो मेल जैसा बिहेवियर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा हमारा फिजिकल, वाइटल, एस्ट्रल और मेंटल पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास फीमेल बॉडी होती है, मेल बॉडी होती है, उसके बाद फिर हम उससे हायर स्टेट में जाते हैं, बॉडी फिर कोई भी। तो हमारी लर्निंग छोटी नहीं है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, थक जाते हैं, भाई अब तो हमारे बस की नहीं है, घर छोड़ के भी कहाँ जाएंगे। घर छोड़ के जाना भी कोई इलाज नहीं है, वो हमारी लर्निंग है इस घर की, तो हमें इस घर से ही सीखना है, और इसी घर से सीख के हम इवॉल्व हो सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा जो आदि अनुपाद का आत्मिक, बौद्धिक और फिर हायर एंड लोअर एंड एस्ट्रल एंड फिजिकल, ये स्टेजेस हैं हमारे। इसी तरीके से हमारी जो, हमने पिछली बार जब शायद डिस्कस हम कर रहे थे सोलर फैमिली, इसी तरीके से सोलर फैमिली भी डेवलप होती है। सोलर फैमिली का मतलब जो हमारे अब 9 जो हमारे हिस्सा है, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल ग्रह है, आगे मैं दिखाऊंगी, स्लाइड एक लगाई है बहुत, क्योंकि बहुत हैवी हैवी चीजें हैं तो एकदम से नहीं समझ आएंगी। तो ये इस तरीके से हम धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। कुछ कुछ हमारी लाइफ जर्नीज है जिसमें हम इवॉल्व होते हैं, और इवॉल्व होने के बाद धीरे धीरे फिर हम आगे स्टार बीइंग्स और एलियंस और इन सब में हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारे लंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे विंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऊपर जो लाइट बीइंग्स का। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी 3 डबल में बहुत डिटेल में इसमें बताया गया।